कालजयी कहानियाँ। कालजयी कहानियाँ क्या होती हैं? कालजयी कहानियाँ वो होती हैं कि जिन्हें वक्त कभी पुरानी नहीं करता। सालों पहले लिखी गई कहानियों को जब हम आज भी पढ़ते हैं तो वो आज भी हमें बिल्कुल नई और हमारे खुद के अंदर गुजरती हुई लगती हैं। हेलो, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मैं वैदेही आपके लिए इसी तरह की कुछ मर्मस्पर्शी, दिल को छूने वाली, आपको शक्ति देने वाली कहानियाँ लेकर आई हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ कहने को तो काल्पनिक थी, लेकिन काल्पनिक का मतलब ये नहीं कि वो झूठी थी। वो सच्ची और हमारे खुद के लिए ऐसे लगता है कि वो हम में से ही गुजर कर चल रही हैं। ऐसी ही कहानियाँ जो आज भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगती है कि वो आज के दौर के लिए ही लिखी गई है। इन्हीं कहानियों में से मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बेटों वाली विधवा। सबसे पहले मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ। अयोध्यानाथ जी और फूलमती बहुत ही अच्छा परिवार था इनका। इनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी और बेटी कुंवारी थी। फूलमती का ही घर में पूरा दबदबा था। चारों तरफ सुख शांति, बेटे बहुएं सब फूलमती का कहना मानने वाले, माँ बाप की इज्जत करने वाले थे। लेकिन वक्त में पलटा खाया और अयोध्यानाथ जी का देहांत हो गया। और अयोध्यानाथ जी के देहांत के तुरंत बाद फूलमती को किस तरह से घर वालों की, बेटे बहुओं की तरफ से तिरस्कार मिला और धीरे धीरे उसको दरकिनार कर दिया गया। और आखिर में फूलमती की किस तरह से मृत्यु हुई तो वो अचानक पैर फिसलने से। लेकिन किन हालातों में क्या कुछ सहकर फूलमती का अंत हुआ, यही कहानी को लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका पहला भाग। आज की कहानी का शीर्षक है बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी। 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही। लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे कुछ ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करने उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कमाता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी भी लड़के में दुर्व्यसन, छैलापन, लुटाऊपन न था जो माता पिता को चिंता करवाता और कुल मर्यादा को डुबोता। फूलमती घर की मालकिन थी, जो कि कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्ध जनों में कटु और कलहशील बना दिया करता है। किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे। घी के टिन आ रहे थे, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके आ रहे थे। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई।
नियमानुसार ये सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए बोला था। घी भी 5 ही कनस्तर हैं, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया होगा? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किससे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की सब बात सर्वमान्य थी। उसने कहा तो 100 खर्च हुए और उसने कहा 1 तो 1 खर्च किया गया। किसी ने मीन मेघ तक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर पाती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में रहा न गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई बाहर आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने 5 बोरों के लिए बोला था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर बोला था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा को पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की और ना ही वह लज्जित हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन के घी का नस्तर काफ़ी है। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं, लेकिन आपका हानि लाभ हम समझेंगे। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? यह लौंडा तो इस डिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हैकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो मुझे उचित लगे वही करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन के घी के और लेकर आओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उससे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए, इसलिए मुझसे ना पूछा होगा। अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी मेरी इन्हें उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात हो रहा था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है, पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे नहीं आया। पर जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ नेवते देने में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन सभी वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर अपना काम पूरा कर रहा है। उसमें भी महीने में 15 दिन नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब कभी का इसे निकाल दिया होता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रखने नहीं आते, चली है गृहस्थी चलाने। बद्ध होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई न कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए।
कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगा, और कोई चीज़ इतनी कम होगी कि किसी की पत्तल पर पहुंचेगी और किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है? अच्छा, बहू तिजोरी खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है जरूर, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। यह मुझसे बर्दाश्त न होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर शब्दों में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने खोलने को नहीं कहा है। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन चीज़ की किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला, रुपए लाकर दे दिए। दे दो और मैं रुपए लेकर जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग तो यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी जगह में कैसे बैठ पाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते हैं तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियाँ ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया है। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुँह न खोल सकती थी। बोरे भर नमक पीसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा कि पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ़ भी न मंगाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गई बर्फ़ कहाँ आती। आदमी खाली हाथ लौटा। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी नहीं हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुधि न रही। सुधि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत न मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ़ तक नहीं है। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं। क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकल कर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा कि क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी प्रश्न किया। मालूम हुआ कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी और देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती जल्लाई हुई आकर बोली, मुँह में कालिख लगी कि नहीं या अभी कुछ और कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में।
शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों का क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपने घर की मर्जाद बनाने में खराब इस कहानी की उनकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित किया। इस शहर में तुम तो हो रही अवश्य सुने। अब कोई तुम्हारे द्वार मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कुछ देर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार। अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी को मुझसे इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में न डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा, न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी और वह हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम ख्वामख्वा जल्ले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटी और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते। पहली हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं तो चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर तक न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी हुई चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग तो पत्तल पर से उठ गए हैं। इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं हैं, जरा सी चूहिया में क्या रखा है? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रलय आने में देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना समूह लेकर फूलमती वहाँ से चली।